नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। इसको क्यों मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा इससे पहले हमने रेस्पायरेशन किया था, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा। फॉर एग्जांपल प्लांट में देखा, उसके रूट्स में देखा, उसके स्टेम में देखा, उसके लीव्स में देखा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हमने जिक्र भी किया। फॉर एग्जांपल अमीबा में सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट स्ट्रक्चर से रेस्पायरेशन होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमने पढ़ रखी है। आज हम पूरी तरह से रेस्पायरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी अपने अंदर में रेस्पायरेशन कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा जी, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, हो ना? बिल्कुल, आप भी ह्यूमन बींग हो, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ। बेटा हम दोनों आपस में, आप और हम मिलके आज अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। पिछली क्लास में हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े थे थ्रू विच दे आर रेस्पायरिंग। ठीक है, कभी कभार क्या होता है बेटा, उनका कुछ स्पेसिफिक नेम पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, कौन सा पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, कौन सा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। इसलिए मैंने एक बार और लिख दिया कि एक्चुअली में कोई डिफरेंस आपको ना लगे। यहाँ पे एक एक चीज को मैं समझा के चलूंगा। कई बार मैं देख रहा था 10th के क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने देखा कि दे रखा है कि आपका बर्ड, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड, और वहां पे कहीं भी लंग्स नहीं दे रखा है, वहां दे रखा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है लंग्स के थ्रू जो रेस्पायर करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये सारे टर्म्स को थोड़ा स्पेसिफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। देखिए, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। पहला हमने पढ़ा था अमीबा। अमीबा में जो रेस्पिरेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रास होपर, ग्रास होपर के अंदर में बेटा जी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्रैकियल सिस्टम। देखिए इसमें होता क्या है, ये मान लो एक ग्रास होपर है, ठीक है जी। चलिए ग्रास होपर अच्छा बना नहीं बना उस पे ना जाइए। ग्रास होपर की सरफेस वॉल पे होल्स होती हैं। क्या होंगे बेटा? होल्स। और उन होल से पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे, तो मैंने लिख दिया ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स डायरेक्टली अटैच होंगे किसी सेल से। तो अगर मान लीजिए बाहर से आया ऑक्सीजन, इस होल से होते हुए अंदर जाएगा, ट्यूब से होते हुए डायरेक्टली किसके पास पहुंच जाएगा? सेल के पास में। और सेल जब क्या कर लेगा बेटा? यूटिलाइज कर लेगा, तो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा यहीं से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्यूब, ट्यूब से बाहर भी निकल जाएगा। तो ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है आपके ग्रास होपर में। मैंने लिख दिया ट्यूब कनेक्टिंग टू सरफेस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ट्यूब दिख रही है जो कनेक्ट होती है सरफेस ऑफ द बॉडी से। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज द ट्रैकियल सिस्टम। फिशेस, बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रैंकियल सिस्टम या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर में होगा बेटा जी? फिशेस के अंदर में होगा, क्योंकि गिल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन विच इज डन बाय द हेल्प ऑफ गिल्स इज ऑल्सो नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो बेसिकली अगर बात करेंगे तो बेटा वो स्किन से रेस्पायर करता था। तो स्किन जो लेयर होती है वो बनी थी क्यूटीन लेयर। यानी हम बोलते हैं ना कि किसी को अगर मान लो किसी भी बंदे को हो रखा है ये डायबिटीज हो रखी है, तो उसको इंसुलिन कहते हैं सब क्यूटेनियस ले लो। बेटा सब क्यूटेनियस का मतलब क्या है? स्किन के नीचे ले लीजिए। तो स्किन का एक अलग नेम भी है क्यूटीन लेयर, दैट इज नोन एज द, तो जो रेस्पायर करते हैं स्किन के मदद से दैट इज नोन एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अर्थवर्म स्किन से रेस्पायर करता है। द रेस्पिरेशन इन द अर्थवर्म इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अपनी बात कर लेते हैं ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नोट डाउन कर लेंगे, दीज आर सम स्पेसिफिक नेम्स जो कभी कभार पूछे जाते हैं। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको लर्न कर लीजिए, हो सकता है एक नंबर में पूछ लिया जाए। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम बेटा कंप्लीटली आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चीजें कंटेंट करता है, मतलब किन किन चीजों का बेसिकली रूप है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी चीजें रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें किसकी बेटा जी, तो आपके रेस्पिरेशन में। तो देखिए पहले तो हम लिख लें व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आप लिख लीजिएगा नोज या नोस्ट्रिल। क्लियर है जी। तो कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है नोज या नोस्ट्रिल, दूसरा कंपोनेंट होगा नेजल कैविटी, तीसरा कंपोनेंट होगा फेरिंक्स, ओके जी, चौथा कंपोनेंट होगा दैट इज लैरिंक्स, पांचवा कंपोनेंट होगा ट्रैकिया, देन देयर विल बी द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ओके, लंग्स। ओके, चूंकि ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई घुसता है आपके लंग्स के अंदर में, ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई बेसिकली आपके लंग्स के अंदर में ही पाई जाती हैं। तो मैं इनको आपके लंग्स में ही लिख लेता हूं, लंग्स के इनसाइड में ही पाए जाएंगे ये सारी चीजें। क्लियर है जी। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। नोज होगा, नेजल कैविटी होगी, फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा, ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, देन ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई जनरली प्रेजेंट होते हैं विद इन द आपके लंग्स के अंदर में। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है जी। चलिए लिख लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा जी, हम अब पैसेज ऑफ एयर पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है और उसके बाद जो वहां से वेस्ट प्रोड्यूस होगी उसको बाहर, यानी कि बेटा जी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में पहुंचाना है। ये काम हमें करना है, ब्रीदिंग करनी है। ठीक है जी। तो हम जनरली पैसेज देखेंगे एयर का कि एयर कहां पहले आएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, और अल्टीमेटली कहां जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। क्लियर है जी। चलिए इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। ये कंपोनेंट्स आपने लिख लिए हैं तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए इमेजिन करने वाली चीजें हैं एकदम शॉर्ट में एकदम से। देखिए सबसे पहले हम एयर, अगर सांस की बात करेंगे इन्वायरमेंटल एयर को लेते हैं, कहां से लेते हो अंदर में, नोज के माध्यम से, और नोज का ये जो दोनों पार्ट होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेटा नोस्ट्रिल। तो सबसे पहले जो एयर होगा वो कहां घुसेगा बेटा, नोस्ट्रिल में। नोट डाउन करेंगे, एयर सबसे पहले जाएगा किसमें बेटा, नोस्ट्रिल में। जो कि आपके नोज के अंदर में मौजूद है। क्लियर है जी। सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाएगा, उसके बाद इसके पीछे जब आप जाएंगे तो एक कैविटी होती है दैट इज नोन एज द नेजल कैविटी। यहां देखेंगे नोज, दिस इज द माउथ। ओके, नोज पहले एयर अगर आएगा, नोज यानी कि नोस्ट्रिल से होते हुए पहले किस कैविटी में पहुंचेगा, नेजल कैविटी में। तो एयर नोस्ट्रिल में आया, नोस्ट्रिल से नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड एज नेजल चेंबर। कहां पहुंचेगा बेटा जी, नेजल चेंबर। फ्रॉम द नेजल चेंबर दिस एयर विल मूव टू अ लार्ज सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज द pharynx, and pharynx is known as common passage for both food and
व्हाट, एयर। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर आपने मेरा लेक्चर लगा रखा है तो वहां मैंने बताया था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड के लिए। तो फ्रॉम नेजल कैविटी एयर विल मूव टू द फेरिंग्स, फ्रॉम नेजल चेम्बर और नेजल कैविटी इट विल मूव टू द फेरिंग्स, दैट इज द common passage for both food and what, air. Now this air travel to which section? It will go to the esophagus or it will go to the trachea. Obviously the air will go into the trachea, okay, because trachea is considered as windpipe. Now the opening of the esophagus is known as gullet and the opening of this trachea or windpipe की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। और आपके ट्रेकिया के एकदम ऊपर वाले पार्ट पे आप देखेंगे कुछ ये बल्ज सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। तो लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स ये अपर सेक्शन में है आपके किसके बेटा, आपके ट्रेकिया के एकदम ऊपर वाले साइड में है। यानी अगर फेरिंग्स की बात करेंगे, फेरिंग्स ओपन हो रहा है, देखिए ग्लोटिस इज अ ओपनिंग। अगर आपको याद है तो ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लिप की कवरिंग थी जिसको हमने बोला था इपीग्लोटिस। क्या बोला था बेटा, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करती है, देखिए चूंकि हम अगर माउथ से खाना खाएंगे, माउथ से खाना खाएंगे तो फूड भी आएगा। फूड भी कहाँ आ रहा है, मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है फेरिंग्स है। तो बेटा फेरिंग्स से जो फूड पार्टिकल आएगा उसको थोड़ी ना मालूम है कहाँ जाना है, मुझे ट्रैकिया में घुसना है या फिर मुझे गलेट से होते हुए ईसोफेगस में फूड पाइप में जाना है। तो बेटा जी जैसे ही फूड आता है ये ग्लोटिस के ऊपर, ये मान लीजिए ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, फ्लिप फ्लैप की तरफ कवरिंग होती है। जैसे ये हो गया ग्लोटिस, ये फ्लिप कवरिंग है अभी खुली हुई है। जैसे ही सपोज करिए दिस इज द ग्लोटिस एंड इसके नीचे आपका ट्रेकिया है, ये अभी ओपन है, मान लीजिए ऐसे ओपन है। जैसे ही फूड आएगा इट विल क्लोज द ग्लोटिस सो दैट फूड जो है बेटा इसमें ट्रेकिया में नहीं जाए, फूड कहाँ जाए, केवल गलेट से होते हुए इसोफेगस में। तो यहाँ एक ओपनिंग होती है ग्लोटिस के ऊपर, जस्ट ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज इपीग्लोटिस which prevent the entry of food inside the windpipe. windpipe के अंदर में फूड को जाने से रोक देती है। अब ये रास्ता साफ है। तो अब ये एयर अगर आएगा तो बेटा ये आपके ग्लोटिस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले लेरिंग्स में, यानी फेरिंग्स के बाद में अगर एयर आ रहा है, चूंकि डॉटेड लाइन से मैंने एयर को दिखा रखा है, ये डॉटेड लाइन से मैंने एयर को दिखा रहा है, तो एयर फ्रॉम फेरिंग्स moves to the larynx. Glottis is the opening, तो उसको छोड़िए, pharynx से कहाँ जाएगा, larynx, that is the voice box. तो from pharynx it will go to the larynx जिसको हम लोग बोलते हैं voice box. क्लियर है। अब ये larynx से होते हुए आपके नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेगा, that is called as the trachea. चूंकि लेरिंग्स का एकदम अपर वाला पार्ट जो है, सॉरी ट्रैकिया का जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लेरिंग्स। थोड़ा इसको मैं लिख देता हूं, अपर पार्ट, ये जो लेरिंग्स है इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो एकदम अपर वाला पार्ट है वो लेरिंग्स है, ठीक। दिस इज द राइट ब्रोंकस, सॉरी दिस इज द राइट लंग, ओके। चलिए, तो जब लेरिंग्स के बाद में एयर जो होगा जिसको हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, अब ये एयर मूव करके आएगा आपके किस सेक्शन में बेटा जी, ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। यहाँ पे
जब आप मूव करेंगे तो ट्रेकिया में कुछ स्पेशल रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलिजिनस रिंग होती है यहाँ पे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस रिंग होती है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है बेटा जी, देखिए जनरली ये यहाँ पे कार्टिलेज की एक रिंग पाई जाती है जो प्रिवेंट करती है, ताकि बेटा जो पैसेज है, जैसे ये होल है, होल के अंदर में अगर पूरा वाटर सक कर लो तो ये क्या होगी बेटा, पिचक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सी शेप की रिंग है, ये जो सी शेप की रिंग है, इसके पूरे अंदर में दैट इज द कार्टिलेजिनस रिंग, ये प्रिवेंट करती है क्या बेटा, ताकि ये पूरा जो एयर फ्लो है वो डैमेज ना हो, यानी आपका विंड पाइप जो है कोलैप्स ना हो। कोलैप्स कर जाएगा तो एयर अंदर नहीं जा पाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई पन्नी है, सपोज करिए किसी ने बोला इसमें हवा भरने के लिए, देखो सपोज कर लो, जब मैंने इसमें हवा भरी तो ये क्या हो गया बेटा, इनलार्ज हो गया, बढ़ गया, यानी इसमें एयर इनहेल हो गई है। अब अगर मान लीजिए उसी हवा को आपको खींच लिया जाए, खींच ले, ये क्या हो गया बेटा, कोलैप्स कर जाएगी। तो कोलैप्स कर जाएगी तो आगे का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के अंदर में रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, जिसको हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं, जो सी शेप की रिंग होती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं क्या बेटा, कोलैप्स होने से बचाती हैं विंड पाइप को। तो ये क्या करती हैं बेटा जी, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। जब एयर बाहर निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमने एयर अंदर लिया तब तो वो फूलेगा, लेकिन जब एयर बाहर निकलेगा तो कोलैप्स होने का खतरा होता है। तो उस कोलैप्सिंग से कौन बचाती है, ये आपकी कार्टिलेजिनस रिंग बचाती है। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, हम ये पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है जी। नाउ तो बेटा फेरिंग से गए लैरिंग्स, लैरिंग से किस सेक्शन में ओपन हो रहा है, एयर जा रहा है, आपका ट्रैकिया या विंड पाइप में जा रहा है। फ्रॉम लैरिंग्स इट विल मूव टू द ट्रैकिया, और इसी को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। एनसीईआरटी इसको थ्रोट भी मेंशन करती है, ट्रैकिया को थ्रोट भी बोलती है एनसीईआरटी। ठीक है जी। अब जब आगे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में। ये जो दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच जो होगी यहाँ पे मान लीजिए ब्रांचिंग है, एक ब्रांच जो होगी राइट लंग में जाएगी, एक जो होगी लेफ्ट लंग में। इस साइड वाला लेफ्ट, इस साइड वाला सॉरी, इस साइड वाला राइट, इस साइड वाला लेफ्ट, यानी सीधी सी बात है, एक राइट साइड में जा रही है ब्रांच, एक आपके लेफ्ट साइड में ब्रांच जा रही है। तो जो ब्रांच जो या फिर जो एयर का पैसेज है ब्रोंकाई, जहां से ट्रैकिया ओपन हो रही है आपके लंग्स में, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रोंकस, और प्लूरल दोनों को मिला के बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रैकिया होती है फर्दर दो ब्रांचेस में सेपरेट हो रही है। जैसे मान लीजिए पीछे से ये आ रही है सिंगल ब्रांच, आगे जाके फरकेट होके दो भागों में बट गई, एक राइट में गई, एक लेफ्ट में गई। ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। एक गई राइट लंग में, एक गई लेफ्ट लंग में। तो अब एयर जो है लंग्स में पहुंच रहा है, अब एयर जो है लंग्स में पहुंच रहा है। तो लंग्स में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है बेटा जी, ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस। अगर सिंगुलर बोलेंगे तो ब्रोंकस, प्लूरल बोलेंगे तो ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया के बाद एयर घुस रही है ब्रोंकस में। किसमें घुस रही है बेटा जी, कुछ इस तरह से बना दिया, यानी एयर घुसेगी राइट ब्रोंकस, और इधर में लेफ्ट ब्रोंकस। क्लियर है। इसके बाद
आपका जो एयर होगा वो मूव करके चला आएगा लंग्स के अंदर में, और जो लंग्स के अंदर में ये जो ब्रोंकस है ये अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ब्रांचेस में टूट जाएगा, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। सो ये ऐसे ना लिख देंगे, सीधे ब्रोंकस लिख देते हैं। तो फ्रॉम ट्रैकिया इट विल मूव टू द ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस जो है बेटा जी, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट में जो छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाता है, इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। राइट में होगा तो राइट ब्रोंकियोल्स, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट ब्रोंकियोल्स। तो नेक्स्ट अगर एयर है तो एयर पहले जाएगा इन आपकी छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में, फ्रॉम ब्रोंकियोल्स ये एयर आपके चला जाएगा अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। कौन सा बेटा? एल्वियोलाई। तो लास्ट में आपका ये एयर है ये पहुंच जाएगा एल्वियोलाई, और यही है एक्चुअल साइट, यही है एक्चुअल लोकेशन जहां पे बेटा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई। कहाँ होगा बेटा जी? एल्वियोलाई, या एल्वियोलर सैक दे रखा होगा आपके बुक में, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअल साइट जो होती है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो लंग के अंदर में है। कौन सी? एल्वियोलाई। कौन सी बेटा जी? एल्वियोलाई। कौन सी? एल्वियोलाई। अब जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे राइट लंग का और लेफ्ट लंग का, तो आप लेफ्ट लंग का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक गड्ढा पाया जाएगा। ये आपका गड्ढा दिख रहा है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये राइट लंग में एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को हम बोलते हैं बेटा जी कौन सा नोच? कार्डियक नोच, क्योंकि इसी गड्ढे में हार्ट प्लेस होता है। इसी गड्ढे में क्या प्लेस होगा? हार्ट प्लेस्ड होगा। इसमें बेटा जी कार्डियक नोच में, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग है उसमें एक गड्ढा होता है जिसके अंदर में हार्ट फिक्स होता है, हार्ट पाया जाता है, हार्ट प्लेस्ड होता है। तो दैट गड्ढा और दैट नोच इज नोन एज कार्डियक नोच। नोट डाउन करेंगे। तो बेटा जी आपका ये सारा चीजें मैंने बता दी कि किस तरह से एयर का पैसेज होगा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले एयर आएगा नोस्ट्रिल में, फ्रॉम नोस्ट्रिल इट विल मूव टू द कैविटी दैट इज नोन एज द नेजल कैविटी, फ्रॉम नेजल कैविटी ये पीछे की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। फ्रॉम फेरिंग्स इट विल गो टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी कार्टिलेजिनस रिंग होगी जो प्रिवेंट करती है किस चीज से बेटा? कोलैप्सिंग ना हो जाए, किसकी? विंड पाइप की, उससे उसको बचाती है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन ब्रोंकियोल्स के अंदर, सॉरी ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंकस के अंदर में भी कार्टिलेजिनस रिंग है, इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग है, यहां भी सेम फंक्शन होगा। तो याद रखिएगा, कभी पूछ ले विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन्स कार्टिलेजिनस रिंग, तो दो जगह याद रखिएगा, एक जगह ट्रैकिया और दूसरा कहां होगा बेटा जी? ब्रोंकस या ब्रोंकाई। क्लियर है जी? इन दोनों में कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है जो कि क्या करती है बेटा जी? आपके दैट पार्टिकुलर वॉल को कोलैप्स होने से रोकेगी, बचाएगी, प्रिवेंट करेगी। क्लियर है? ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, इसके ट्रैकिया के अंदर में भी जरा इसको मैं लिख देता हूं, ट्रैकिया के अंदर में भी रिंग पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी, और ब्रोंकस के अंदर में भी कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी। बस ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो दोनों जगह ये प्रिवेंट करती है ताकि डैमेज होने से, कोलैप्स होने से बचाए उसको। और डैमेज भी बोल सकते बेटा, कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा एयर जाएगा क्या अंदर? नहीं जाएगा, तो हम भी कोलैप्स हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही एयर रुका हार्ट की सप्लाई रुकेगी, राम नाम सत्य हो जाएगा।
ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर में कोई भी रिंग नहीं होगी। आफ्टर दैट एल्वियोलाई, एयर गोज टू द एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई ही एक्चुअल साइट है जहां पे क्या होगा बेटा जी, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस एट एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस। ये एल्वियोलाई वाली जगह पे ही एक्चुअल जो होगा बेटा जी, वो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं आपके बेसिकली किसमें बेटा जी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्लियर है जी। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और ये आप बना लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर पूछे कि ब्रोंकाई कितना है नंबर में, तो देख लीजिए, एक इधर है एक इधर है, कितने हो गए ब्रोंकाई, 2 हो गए। ठीक है। और लंग्स कितने हैं बेटा जी, तो 2 रखिएगा, राइट लंग लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में एक गड्ढा होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, नोच होगा, इसी नोच में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इस नोच का नाम दे दिया कौन सा, कार्डियक नोच। ठीक है जी। राइट लंग लेफ्ट लंग, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी बातें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दोनों के लिए होता है। एक एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, बनाया है और इसको समझाया है। अब हम एक्चुअली में एल्वियोलाई को देखेंगे कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है, चूंकि यही हमारा क्या बेटा, रेस्पिरेटरी क्या बेटा स्ट्रक्चर है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। क्योंकि हमने 3 कैरेक्टर्स पढ़ रखे हैं कि बेटा जी जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसके 3 कॉमन फीचर्स होंगे। वो 3 कॉमन फीचर्स है कि नहीं है एल्वियोलाई में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बेटा जी, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात जरूरी है कि जो लास्ट वाला सेक्शन होता है आपके लंग्स के अंदर में, वो कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। द सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक, जिसके अंदर में बहुत सारी एल्वियोलाई रहती हैं। तो एल्वियोलर सैक के अंदर में बहुत सारी एल्वियोलाई, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका एल्वियोलर सैक, जिसके अंदर में आपका एल्वियोलाई होगा जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, एल्वियोलर सैक के अंदर में एल्वियोलाई फाउंड होती है। पहले ये नोट डाउन करेंगे, फिर अब हम एल्वियोलाई को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा जी, तो जैसा कि मैंने बोला कि एल्वियोलर सैक के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी आपकी एल्वियोलाई होती है। बेटा बहुत सारी होती है, ये स्फेरिकल शेप की बहुत सारी होंगी। तो बेटा जी ये जो जब इनको लेड किया जाएगा, इनको फ्लैट बनाया जाएगा, तो इनका जो सरफेस एरिया आएगा एल्वियोलाई का, वो नियर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना बेटा, 80 मीटर स्क्वायर लंबा है। तो बेटा सरफेस एरिया इसका बहुत ही क्या होगा, लार्ज। तो सरफेस एरिया जिसका लार्ज होगा उसका डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा, यानी गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा। अगर आपको याद है कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट कॉमन फीचर्स ऑफ एनी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो पहला था कि बेटा जी जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थीन। ठीक है जी। दूसरा था कि वो हाईली वस्कुलर होना चाहिए, यानी कि ब्लड सप्लाई उसके आसपास होनी चाहिए। तीसरा था कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो सके गैसेस का। क्लियर है जी। तो आइए हम देखते हैं पहले आपका एल्वियोलाई को, एक सिंगल एल्वियोलाई को लेके देखा है। देखिए ये एक सिंगल एल्वियोलाई है, इसमें से एक को लिया गया है, केवल एक को, जैसे मान लीजिए इसको लिया गया है। ठीक है। जब आप देखेंगे बेटा जी
तो ये जो कैविटी है उसके अंदर का जो पोर्शन है, अंदर वाला जो वैक्यूम वाला पोर्शन है, जो कि जिसके अंदर में कुछ नहीं, दैट इज नोन एज द एल्वियोलर कैविटी। जो कैविटी आपके एल्वियोलाई के अंदर में है दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलर कैविटी। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चारों तरफ से केवल एक सिंगल थिन लेयर से सराउंडेड होती है, आउटर लेयर दैट इज नोन एज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस का मतलब बेटा सिंगल लेयर होगी फ्लैट सेल की। कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैट सेल। तो एक सिंगल लेयर होगी सबसे बाहर में, तो आउटर लेयर एक ही लेयर है। देखो बेटा बहुत सारी लेयर होती है, एक दो, इसके ऊपर एक और आ जाती तो मोटी लेयर, केवल एक सिंगल लेयर है तो कैसी होगी, थिन होगी। तो आउटर लेयर कैसी है, थिन। ओके, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। सिंपल मतलब कि सिंगल लेयर, और स्क्वैमस का मतलब फ्लैट सेल से बनी है, एपिथेलियम मतलब बाहर वाली लेयर। तो बेटा जी थिन लेयर है, थिन लेयर है। तो अगर मान लीजिए कोई भी गैसेस यहां से, जैसे ऊपर से एयर आ रहा है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मुझे ब्लड वेसल तक पहुंचाना है, तो आसानी से ऑक्सीजन निकल के कहां पहुंच जाएगा, ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल जो कि अलग अलग जगहों से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से इस थिन लेयर को पास करके अंदर घुस जाएगा। यानी पहला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन कि जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा उसका बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर थिन होनी चाहिए। तो यहाँ थिन लेयर है जी, ठीक है जी। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो बाहर से आ रहा है वो आपके ब्लड वेसल में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल से वो फिर से आपके एल्वियोलाई में फिर बाहर आपके निकल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे ही देखेंगे एल्वियोलाई के जस्ट नीचे कुछ मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड कैपिलरीज, आपके रिचली सप्लाइड होती है। जो भी एल्वियोलाई होती है उसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा बेटा ब्लड कैपिलरीज, जो इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड। यानी कि जैसे ही आप देखोगे आपके ये जो स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, उसके जस्ट पास में मौजूद होगी ब्लड वेसल। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड वेसल एंड फ्रॉम ब्लड वेसल टू द एल्वियोलाई कैन बी इजीली डन। क्लियर है जी। सो हाईली वस्कुलर, देखिए ब्लड कैपिलरीज है जिसके अंदर में क्या मूव कर रहा है, आरबीसी रेड ब्लड सेल मूव करते हुए जा रहा है। तो हाईली वस्कुलर भी है। क्लियर है जी। तो ताकि यहां से ईच एंड एवरी सेल तक, देखो ये तो एक्चुअली में ये कहां जाके जुड़ा होगा, टिश्यू से। मान लो ये टिश्यू है, टिश्यू में के अंदर में सेल से, ठीक है जी, मान लो ये सेल है। तो ईच एंड एवरी सेल तक कौन लेके जाएगा, यही ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स ही लेके जाएंगे। तो आसानी से ये जो ऑक्सीजन है ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाएंगी। थर्ड, दैट इज द लार्ज सरफेस एरिया। देखा बेटा जी, इसके अंदर में आपके ये बहुत सारी एल्वियोलाई हैं। जब आप एल्वियोलाई को लेड करोगे, यानी कि एल्वियोलाई जो ये इस तरह की स्ट्रक्चर में होंगी, ठीक है जी, इस तरह के स्ट्रक्चर में है, इनको जब आप फैलाओगे फ्लैटली तो ये नियर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर की होंगी। तो इनका सरफेस एरिया भी क्या है, लार्ज। सो लार्ज सरफेस एरिया होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाहर में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मालूम, चलिए यहाँ पे देखिए ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, और ये एल्वियोलाई का सरफेस एरिया ज्यादा। तो डिफ्यूजन, ऑक्सीजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो क्या हुआ बेटा जी, डिफ्यूजन। अब चूंकि यहाँ पे यूटिलाइज होंगी, सेल्स यूटिलाइज करेंगी ऑक्सीजन को, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम, मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। फिर क्या हुआ, डिफ्यूजन। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो
एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई इज एक्चुअल साइट होती है, यही होती है एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई के बारे में मैंने समझाया। अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी पूरा का पूरा रेस्पिरेशन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला होगा ब्रीदिंग, देन देयर विल बी द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन देयर विल बी इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन, एंड द फोर्थ दैट विल बी द सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला क्या बोला मैंने, ब्रीदिंग, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर टिश्यू रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 अलग अलग फंक्शन है जिसको हमको पढ़ने हैं अंडर रेस्पिरेशन। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा जी देखते हैं। देयर आर द 4 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चारों को अच्छे से समझेंगे, ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने इनको समझ लिया तो पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी, ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए पहला है बेटा जी, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। देखो बेटा, हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, इसी को रेस्पिरेशन। नो बेटा, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और भी सारी चीजें मिलके रेस्पिरेशन को बनाती हैं। तो एक छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग, ये ध्यान रखेंगे। ब्रीदिंग इज नॉट अ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप सांस अंदर ले रहे हो, यानी एयर अंदर ले रहे हो और क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, इस प्रोसेस को जब अंदर लेते हैं दैट इज नोन एज इनहेलेशन, और जब बाहर निकालते हैं दैट इज नोन एज द एक्सहेलेशन। तो जहां पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, दैट सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। क्लियर है जी। पहला प्रोसेस रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जहां पे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन हम कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां निकालते हैं, एटमॉस्फेयर में। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ व्हाट, इनहेलेशन ऑफ व्हाट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा। इसके बाद बेटा जी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, देखिए बेटा, एयर जो होगा हमने पैसेज पढ़ लिया है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। यानी लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वो एक्चुअल साइट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन लंग्स के एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, जब क्या हो रहा है बेटा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग एंड ब्लड वेसल। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम, हाई टू लो डिफ्यूजन, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, वहां पे लो, यहाँ पे ज्यादा, तो मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो, डिफ्यूजन के माध्यम से ये निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स, लंग्स के भी किस पार्ट में, एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों बेटा, ये एयर हम ले रहे हैं नाक से, यही एयर तो पहुंच रहा है एल्वियोलाई पे, और एल्वियोलाई से सपोज दिस इज द एल्वियोलाई, दिस इज द ब्लड वेसल, ये एल्वियोलाई से जब ये ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल में पहुंचेगा, ठीक है, और जब ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई में पहुंचेगा, तो बेटा ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है,
एटमोस्फेयर से यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है वो जा कहाँ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना, तो इसको हमने बोला बेटा जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स दैट इज द एल्वियोलाई एंड बिटवीन वेसल ब्लड वेसल, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब क्या होगा बेटा, द नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज द इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। अब क्या होगा बेटा, जो आपका ऑक्सीजन आया है, ये जो ऑक्सीजन है ब्लड वेसल के माध्यम से अगर पहुंचेगा टिश्यू के पास में, कहां पहुंचेगा, टिश्यू के पास में। तो सपोज करो दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज द टिश्यू, ओके। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन, ऊपर है आपका ब्लड वेसल, नीचे आपका टिश्यू, तो ऊपर वाला क्या देगा इसको, ऑक्सीजन, ये उसको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हो रहा है ब्लड वेसल के बीच में और किसके बीच में, टिश्यू के बीच में, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। ये है ब्लड वेसल, ऑक्सीजन यहां से अंदर गया और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, फिर वो आपके एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगा, देखेंगे। दैट इज नोन एज द इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। The last one that is the most important, that is called as the cellular respiration। अब क्या हुआ, अगर ब्लड वेसल से होते हुए ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचता है और जब सेल रेस्पायर कर लेगा तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये हमने पढ़ रखा है बेसिक सा, जो केमिकल रिएक्शन जो अकर होता है दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर एरोबिक है तो ज्यादा एनर्जी होगी 36 to 38 एटीपी, एंड एरोबिक होगा तो ऑब्वियसली कम होगा। तो हम अपनी बात करें तो हम एरोबिक रेस्पायर करते हैं तो 38 एटीपी बनेगा। तो जब कभी भी एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड वेसल और डायरेक्टली किसके बीच में, सेल के बीच में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा सेल उसको लेगी और सेल के अंदर में क्या बना हुआ है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो यही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम अपना डे टू डे वर्क करने के लिए। रेस्पिरेशन यही तो कहलाता है, जहां कहीं पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे सेल, हर सेल के पास में क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन जाएगा और ग्लूकोज टूटेगा और क्या, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो जब ब्लड वेसल और सेल्स के बीच में होगा दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। नोट डाउन करिएगा, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के टर्म्स हैं। चलिए बेटा जी, अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि हम लोग किस तरह से सांस अंदर लेते हैं और किस तरह से सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है जी, निकालते हैं, यानी कि अंदर किस तरह से एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बेटा जी, उससे पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए कुछ चीजों की। देखिए, जो हमारा लंग्स होता है ना, ये पार्टिकुलरली ऊपर से चारों तरफ से कवर्ड होता है रिब केज से। कुछ रिब आपकी बोन्स होती हैं, बोन जो आपके ये जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, मेजर ब्लड वेसल है, ये सारी की सारी जो बेसिकली थोरेक्स रीजन में, आपके छाती वाले रीजन में प्रेजेंट है। बेटा जी, ये सारी चीजें किसके अंदर में पाई जाती हैं, बाहर की तरफ बोन्स होती हैं, दैट इज नोन एज रिब। रिब्स एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती हैं, बहुत सारी रिब्स एक साथ कंबाइन होके, दैट इज कॉल्ड एज द रिब केज। तो बेटा ये इसको पहले जानना जरूरी है। बेसिकली जो एक बोन होती है जो यहाँ पे एकदम बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रिस्ट बोन या स्टर्नम या फ्लैट बोन। देखिएगा, तो यहाँ पे एक बोन है दैट इज नोन एज द स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, छाती की अगर हड्डी कह सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट फ्लैट बोन भी है और ये कनेक्ट, देखिए इससे स्टर्नम से जुड़ा होगा आपका ये कार्टिलेज और इस कार्टिलेज से जुड़ा होता है बेटा रिब्स, बहुत सारे रिब्स, बहुत सारे कार्टिलेज। तो बेसिकली स्टर्नम क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम करता है
देखिए मैंने ऊपर से बनाया, ये ऐसा नहीं होता है। देखिए ये आपका स्टर्नम है, इससे थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ क्या है आपका कार्टिलेज। इसके बाद इसके घूम के जो यहाँ के कनेक्ट हो रहा है वो होगा बेटा जी आपका क्या, रिब्स। देखिए ये मान लीजिए ये है आपका ये स्टर्नम, छोटा सा भाग निकला, इतना छोटा सा होगा कार्टिलेज। फिर ये कार्टिलेज के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा दैट इज द रिब्स। यानी आपको ध्यान से सुनना होगा, यहाँ पे रिब्स को कार्टिलेज से जोड़ता है कौन बेटा जी, स्टर्नम। सो इट कनेक्ट रिब टू द कार्टिलेज और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज द रिब केज। यहाँ पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर, एक बेसिकली अगर हम बोलेंगे केज यानी कि जैसे पैरट के लिए हम एक केज बनाते हैं जिसके अंदर में पैरट को रखते हैं, उसी तरह से पैरट जो हो गया, पैरट को कंसीडर कर लीजिए लंग्स, और जो केज है वो बना रही है रिब्स। रिब्स केज जो होगी उसी के अंदर में हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है जी। अब इन रिब्स के बीच में ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ मसल्स पाई जाती हैं इन रिब्स के बीच में, दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को, मेजर ब्लड वेसल को फ्रॉम द इंजरी। एंड इंटरकोस्टल मसल are basically the muscle that are present in between the ribs। कुछ मसल पाई जाएगी प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज रिब केज वाला स्ट्रक्चर होगा। रिब्स की जो रिब बोन है यहाँ पे आपके पूरी छाती वाली बोन है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके जस्ट नीचे आपका हार्ट पाया जाएगा और लंग्स पाया जाता है। यानी प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्शन करने का काम हार्ट को, लंग्स को, मेजर ब्लड वेसल्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा रिब केज रख रही है। छाती की जो बोन है दैट इज नोन एज द रिब केज। ये इसको पढ़ाना जरूरी इसलिए था क्योंकि बेटा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय में यही आपका रिब केज का मूवमेंट होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में मान लीजिए इधर में ये लंग्स है, मान लीजिए थोड़ा इस तरह से देखिए, इसके जस्ट पीछे होगा, ठीक है। लंग्स इनके जस्ट इन साइड में होगा, पीछे में होगा। और बेटा ये लंग्स पूरी तरह से जुड़े होते हैं डायफ्राम से। किससे जुड़े होंगे, डायफ्राम से। तो कहीं पे आप लिख लीजिएगा डायफ्राम, मैं भूल गया था बताना इसको, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डायफ्राम भी एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये भी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये भी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के समय में किस तरह से इसका मूवमेंट हेल्प करता है ये हम देखेंगे। तो एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो छूट गया था, यानी डायफ्राम भी आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर में इंक्लूडेड है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नोट डाउन कर लीजिएगा डायफ्राम। ये स्ट्रक्चर इसके पीछे है, मैं तो पीछे बना नहीं सकता इसलिए इसको साइड में बनाया, ये एकदम उसके पीछे होगा। ठीक है जी, क्लियर है जी। देखिएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आप देखना चाहेंगे। देखिए जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर में स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि बेटा ये देखिए रिब्स बाहर में निकली हुई हैं और रिब्स एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं दैट इज नोन एज रिब केज। और इनके जस्ट पीछे में आपका लिखा हुआ है लंग्स दिख रहा है जी, लंग्स, ठीक है जी। और ये क्या दिख रही है, रिब्स दिख रही हैं जी। क्लियर है जी, ध्यान से इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये एकदम पीछे होगा। और आप अगर नीचे की तरफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है डायफ्राम, यानी डायफ्राम भी एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो मदद करता है किस चीज में, रेस्पिरेशन में। तो इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में ब्रीदिंग होती कैसे है, क्या क्या चीजों का डिसलोकेशन होता है, कौन बाहर आएगा, कौन डाउनवर्ड जाएगा, कौन अपवर्ड जाएगा इन द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले आप नोट डाउन करेंगे ये।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब हम ब्रीथ इन करेंगे और जब हम ब्रीथ आउट करेंगे। चलिए, ये सब पढ़ने से पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, जब आप सांस लोगे यानी अंदर लोगे तो यहाँ छाती पे हाथ रखना है, यहाँ पे, ठीक है, और फील करना है कि ये बाहर की तरफ मूव कर रही है या नीचे की तरफ। बस जस्ट स्टार्ट करिए। तो जब आप देखेंगे बेटा जी, एक बार 1 मिनट तक अगर आप देखेंगे, फील करेंगे, तो जब आप अंदर एयर ले रहे हो तो ये आपका छाती बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा जी? और जब आप एयर बाहर निकाल रहे हो तो ये फिर से नीचे की तरफ चला जा रहा है। फिर से करके देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपने। सिंपल सा, अपने थोरेक्स के ऊपर हाथ रखना है, सांस अंदर लेनी है, तो आप देखोगे कि ये छाती के अंदर जब एयर भर रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? रिबकेज बाहर की तरफ मूव कर रही है, यानी लंग्स के अंदर में हवा भर रहा है तो प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से छाती बाहर की तरफ निकल रही है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ करते हैं, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, दो थिंग्स होती हैं एट द सेम टाइम। देखिए, जनरली हमने पढ़ा कि यहाँ है स्टर्नम, इसके चारों तरफ क्या है? रिब्स। बेटा जी, होता क्या है, और रिब्स के बीच में जो मसल्स है दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल। तो बेटा जब आप क्या करते हैं बेटा, हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है बेटा जी, ये है मान लीजिए 2 रिब्स, ठीक है, इनके बीच में ये जो स्पेस जो दिख रहा है यहां भरी हुई है आपकी इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल क्या करती है बेटा? कंट्रैक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? कंट्रैक्ट कर जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगी, तो ये कंट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स क्या होंगी? थोड़ा फ्लैटर हो जाएंगी। ये अरे देखो, ये क्या हो रहा है? कंट्रैक्ट हो रही है, तो रिब्स क्या होंगी? थोड़ी फ्लैट, यानी कि बाहर की तरफ मूव करने लगेंगी। रिबकेज बाहर की तरफ मूव करेगा, जो अंदर में मसल्स हैं दैट इज इंटरकोस्टल मसल वो कंट्रैक्ट करेंगी, तो रिबकेज कहां निकलेगा? बाहर की तरफ आ जाता है। पहला पॉइंट, द मसल बिटवीन रिब्स कंट्रैक्ट एंड कजिंग रिबकेज टू मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। देखिए हो क्या रहा है, देखिए सपोज करिए ये आपका रिबकेज है, इसके अंदर में कुछ भी चीज भरी नहीं है। चलिए, मैंने क्या किया, इसके अंदर में एयर को इन कर रहा हूं। देखिए, सॉरी, एक बार और देख लेते हैं, एयर को इसमें इन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही एयर आ रहा है, चलिए इसमें थोड़ी चीजें और मिला लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ये 2 पार्ट है, राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ठीक है, इसके अंदर में पड़ा हुआ है। अब हम इसके अंदर में ये चारों तरफ ये जो पन्नी है ना, पन्नी को आप रिबकेज मान लीजिए। अब हम इसके अंदर में हवा भर रहे हैं, तो हवा भर रहे हैं, देखते हैं रिबकेज किधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है जी, देखते हैं। देखेंगे कि ये रिबकेज जब इसमें आप हवा भर रहे हैं, देखिए थोड़ी लग रही है, फट गई है देखते रहिए। देखिए जब आप इसके अंदर में हवा भरेंगे तो क्या कर रहा है बेटा, हवा बाहर की तरफ निकल रही है, यानी ये पन्नी पे प्रेशर लग रहा है। जब एयर आ रहा है तो लंग्स भर रही है, प्रेशर बाहर लग रहा है। प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है? रिबकेज पे, तो रिबकेज बाहर की तरफ निकल रही है। तो यही पहला पॉइंट कह रहा है कि द मसल बिटवीन रिब्स कंट्रैक्ट एंड कजिंग रिबकेज टू मूव आउटवर्ड एंड क्या होगा बेटा, अपवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ मूव करेगा। ये पहला केस होता है। दूसरा क्या होता है बेटा जी, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम एक बार और कंसीडर करिए, सांस अंदर लीजिए। तो डायफ्राम क्या हो रहा है, पहले कुछ इसका स्ट्रक्चर जो रहता है डायफ्राम का वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जब आप सांस लोगे
यानी अंदर खींचोगे तो क्या होगी बेटा, ये जो इस स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर प्रेशर लगेगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको यानी डायफ्राम जो होगा वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दो चीजें याद रखनी है, जब आप ब्रीथ इन करोगे तो भैया क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से रिब केस बाहर निकलेगा और डायफ्राम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। और ये दोनों प्रोसेस के वजह से यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखिए इसके अंदर में पहले ये एकदम पिचका हुआ है, जब आप एयर भर रहे हो, जब आप एयर भर रहे हो तो ये प्रेशर लग रहा है इस पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है बेटा, बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर जो वॉल पे लग रही होगी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों की वजह से पहला रिब केस क्या, सांस लीजिए, रिब केस कहाँ आया, बाहर की तरफ, ठीक। और डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। इन दोनों की वजह से जो चेस्ट कैविटी है, जो चेस्ट की कैविटी है, वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रही है, प्रेशर घट जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर घट जाएगा। अब हम जब देखते हैं यहाँ पे एयर यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम कम होगी उससे नहीं, प्रेशर ज्यादा है। और हमारे जो चेस्ट कैविटी है यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा, काफी कम हो जाता है, दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। देखिए पहले क्या था, छोटा स्ट्रक्चर है तो प्रेशर वॉल्स पे ज्यादा लग रहा था, अब बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो इनसाइड द चेस्ट कैविटी प्रेशर ड्रॉप हुआ है, लेकिन एयर के अंदर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये प्रेशर कहाँ है, चेस्ट कैविटी में प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब कभी भी इनहेलेशन होगा तो ये रिब केस बाहर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा, कंट्रेक्शन। और डायफ्राम देखिए, डायफ्राम किधर की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाएगा। यह मैंने लिखा है, ठीक है। द मसल बिटवीन रिब्स कंट्रैक्ट causing the rib cage to move upward and outward। डायफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट कर जाता है वो भी और मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ। तो प्रेशर अगर नीचे की तरफ लगेगा तो ये इस तरह से कैसे हो जाएगा, फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डायफ्राम बिकम फ्लैट। बोथ दिस, ये दोनों फैक्टर्स इंक्रीज कर रहा है सरफेस, जो स्पेस है विद इन द चेस्ट कैविटी वो बढ़ जाएगा। तो सरफेस स्पेस बढ़ेगा यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाता है। और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर काफी ज्यादा है, चेस्ट कैविटी में प्रेशर काफी कम है, तो एयर मूव करके फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द चेस्ट कैविटी यानी कि लंग्स के अंदर में भर जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर जो कि हाई प्रेशर है इज sucked in from outside into the lungs के अंदर में घुस जाएगा। the lungs gets filled up with air से, देखिए अंदर लीजिए, एयर इसके अंदर गया तो लंग्स फिल्ड हो गया पूरा, किससे, एयर से। तो क्या होगा बेटा, एक्सपेंड कर जाएगा, फूल जाएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। तो जब कभी भी इनहेलेशन होगा तो दो ही चीजें याद रखनी है आपको। जब इनहेलेशन होता है तो रिब केस कहां मूव करेंगी, आउटवर्ड, ठीक है जी। और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डायफ्राम किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और ये फ्लैट हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा जी, ये दोनों के दोनों मिलके चेस्ट कैविटी के अंदर
जो होगा स्पेस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रेशर जो हो जाएगा चेस्ट कैविटी के अंदर में घट जाएगा। अब यहाँ हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे। एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी उसका हाई प्रेशर है, प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो मूवमेंट जो हो जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हो जाएगा, यानी एयर जो होगी बाहर से अंदर की तरफ, यानी चेस्ट कैविटी जहां लंग्स होगी वहां पहुंच जाएगी, लंग्स में घुस जाएगी और लंग्स फील्ड कर जाएगा एयर से और एक्सपेंड कर जाएगा। दिस इज द मेन स्ट्रीम व्हेन वी ब्रीथ इन। ये दो प्रोसेसेस होते हैं जब हम क्या करते हैं बेटा, सांस लेते हैं अंदर की तरफ। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट वन। चलिए जी, अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द व्हेन वी ब्रीथ आउट। कब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे वहां दो इवेंट से यहां भी दो इवेंट होंगे, वहां पे इंटरकोस्टल मसल जो थी वो कंट्रैक्ट कर रही थी। अब क्या होता है, ध्यान से पहले देखिए, पहले हम सांस अंदर ले रहे थे, बाहर छोड़ेंगे, पहले अंदर ले लीजिए फिर बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़िए। आप देखोगे जब सांस बाहर जा रही है, बाहर निकाल रहे हो, तो जो आपका थोरेक्स फूला हुआ था, छाती फूली हुई थी, अब वो क्या हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ मूव कर रही है। देखिए फिर से एक बार करके देखिए, यानी बेटा रिबकेज किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। किसकी तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। और ऐसा कब पॉसिबल है, तो बेटा ये पॉसिबल है जब इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और रिलैक्स हो जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हवा को भरा था, अंदर लिया था, देखिए। तो जब आप हवा ले रहे थे तो रिबकेज बाहर की तरफ निकल रहा था, अब हवा बाहर निकालिए। जब सपोज जब आप हवा अंदर ले रहे हो तो पिचक जा रहा है, यानी कि रिबकेज किसकी तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, द मसल बिटवीन रिब्स, यहाँ जो मसल है, देखिए ये रिब्स बना दी हमने, इनके बीच में जो मसल है उसको बोला इंटरकोस्टल मसल, और ये पूरा रिबकेज है। क्लियर है, द मसल बिटवीन रिब्स, इंटरकोस्टल मसल, वो रिलैक्स करती है, कॉजिंग रिबकेज टू मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन बेटा जो डायफ्राम है वो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे डायफ्राम भी रिलैक्स होगा एंड मूव कर जाएगा इनवर्ड में। इन दोनों के वजह से अगर आप देखेंगे बेटा, ये भी रिलैक्स, ये भी इनवर्ड आ गया और ये भी ऊपर, तो बेटा ये दोनों चेस्ट कैविटी को क्या कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी जो पहली फूली हुई थी, कुछ ऐसी थी, फूली हुई थी, अब इसका सारा एयर निकल गया, तो चेस्ट कैविटी क्या होगी बेटा, छोटी हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी, इनसाइड द चेस्ट कैविटी प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाएगा, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से आपका बाहर निकल जाता है। Both these decreases space in the chest cavity and make it smaller. When volume decreases, pressure increases inside the chest. As a result of this, air is moved outside from the lungs. Lungs से air बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, यानी क्या बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिसको आपको याद रखना है। दोनों को मैं एक साथ में ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए कि एक्चुअली में ब्रीथ इन होता है तो क्या होगा, ब्रीथ आउट होगा तो क्या होगा। एक बार में ही आप याद कर लें। कब ब्रीथ इन होगा, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आएगा। बेटा जी ध्यान रखिएगा, इंटरकोस्टल
मसल क्या करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से रिब केज बाहर की तरफ निकलेगा अपवर्ड, ठीक है। डायफ्राम भी कंट्रैक्ट करेगा और ये मूव कर जाएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, फिर से इसको लिख देता हूं, मूव कर जाएगा डाउनवर्ड। इन दोनों के वजह से चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और तब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो उसका प्रेशर क्या है, हाई है, तो मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और बेटा जी ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि ब्रीथ आउट कब करेंगे, ये भी लिख लेते हैं। ब्रीथ आउट यानी हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलेगा हमारी सेल से, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी। क्या करेंगे जी, इंटरकोस्टल मसल वो क्या करेंगी भैया, रिलैक्स करेंगी, सॉरी ये रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से अब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो रिबकेज कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ घुस रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब आप सांस ले रहे थे रिबकेज बाहर की तरफ जा रहा था, सांस छोड़िए, एकदम फीलिंग हो, फीलिंग आनी चाहिए, अंदर गई कि नहीं गई, तो रिबकेज कहां चला जाएगा, इनवर्ट चला जाएगा। फिर दूसरा जो होगा डायफ्राम, ये भी रिलैक्स कर जाएगा, तो रिलैक्स करेगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मूव कर जाएगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है जी, और तब चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर, इधर लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर काफी कम है, तो मूवमेंट जो होगा, प्रेशर यहाँ पे इसका ज्यादा है, तो हाई टू लो मूव कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा जी एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, और ये इसका मतलब आपको 11th में पता चलेगा, लेकिन मैं इस लाइन को क्लेरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको डाउट आएंगे, व्हाट इज दिस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एनसीईआरटी बोल के छोड़ दे रही है, कुछ मेंशन नहीं कर रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टर्म दे रखा है, ये लाइन से लाइन जो है एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। दे रखा है during breathing cycle when air is taken in and air is taken out, the lung always contain a residual volume of air। और कुछ नहीं दे रखा है, ये डाटा नहीं दे रखा है जो मैंने यहाँ लिखा है। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब इसके अंदर में, लंग्स के अंदर में 1100 से 1200 ml एयर प्रेजेंट रहती है, so that there is sufficient time, ज्यादा टाइम मिल सके
फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, यानी ऑक्सीजन किसमें जा सके, ब्लड वेसल में, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा सके, ब्लड वेसल से आपका यहाँ पे आ जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज कर जाए। क्लियर है जी, ऑक्सीजन अंदर आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। देखिए, जब आप इनहेल करते हो, जैसे करो, फिर आप एक्सहेल करते हो, तो आपको लगता है बेटा जी कि जितना मैंने इनहेल किया उतना एक्सहेल कर दिया एयर। नहीं बेटा जी, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना आप इनहेल करते हो वो उसका पूरा का पूरा अमाउंट बाहर नहीं निकलता है। यानी जब आप पूरी तरह से एक्सेल करो, फोर्सफुली करो, पूरा पूरा एयर बाहर निकलो, तो क्या आपका हार्ट कोलैप्स, सॉरी लंग्स कोलैप्स हो गया क्या, सारी अंदर घुस गई क्या, रिप्स एकदम पूरा 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 फोर्सफुली एक्सपायर किया। फोर्सफुली एक्सपायर करो, फिर से एक बार पूरा सांस बाहर निकालो। पूरा जब सांस बाहर निकालते हैं तो भी आपका लंग्स कोलैप्स नहीं होता है, लंग्स कोलैप्स नहीं होता है, यानी लंग्स के अंदर में अभी भी कुछ एयर बची रहती है, तो बची हुई एयर ही कहलाती है बेटा जी क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स व्हेन एनीबॉडी, आप हम कोई भी फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, एकदम जोर लगा के पूरा एयर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी पूरा एयर बाहर नहीं निकलता है। कुछ एयर जो आपके लंग्स में मौजूद रहता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ठीक है जी। और यहाँ पे जब वहां एयर रहेगा तो चांसेस क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे किस चीज के, ताकि आसानी से क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से रिलीज होके बाहर निकल जाए। क्लियर है, तो मैंने लिख दिया रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स में मौजूद रहेगा इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एकदम जोर से, तभी भी उसके अंदर में 1100 से 1200 ml एयर मौजूद रहता है। दैट ml ऑफ 11 to 1200 ml जो एयर मौजूद होती है लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बेटा ये है लंग्स, इसके अंदर में हमने एक्सपायर कर दिया, यानी पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। लेकिन बेटा जी अभी भी यहाँ लंग्स में लगभग 1200 ml, 1100 से लेके 1200 ml एयर मौजूद है। तो यहाँ इसको टाइम मिल गया, जो ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में है वो आसानी से डिफ्यूज होके ब्लड वेसल में जा सकता है। तो इसको ज्यादा टाइम मिल गया ताकि वो आसानी से ब्लड वेसल में क्या हो जाए बेटा, डिफ्यूज हो जाए। क्लियर है जी, इस लाइन का यही मतलब है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स में हमेशा 1100 से 1200 ml की एयर प्रेजेंट रहती है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि टाइम ज्यादा मिल सके, ताकि ये ऑक्सीजन पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स में जाके घुस जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और ईच एंड एवरी सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो भी क्या होगा बेटा, रिलीज हो सके। ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से एक्सपायर करोगे तो भी कुछ वॉल्यूम मौजूद रह जाता है आपके लंग्स के अंदर में, दैट वॉल्यूम, दैट रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर 1100 से 1200 के आसपास, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम बेसिकली हेल्प करता है, ताकि ज्यादा टाइम देता है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड वेसल में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, आसानी से रिलीज हो जाए। क्लियर है जी। तो बेटा जी आज हमने लगभग पूरी तरह से रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस रेस्पिरेशन, उसमें हम बेटा एक एक पॉइंट जो है कि बेटा सबसे पहले नोस्ट्रिल में क्या होगा, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फिर नेजल कैविटी, फिर आपका ट्रैकिया, ईच एंड एवरी पार्ट को पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि बेटा जी ये जो डिफ्यूजन है
सिंपल डिफ्यूजन ये सफिशिएंट नहीं है हमारे सेल्स के अंदर में हम ये ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। तो बेटा ये ऑक्सीजन किसी कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाता है। द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट इज हीमोग्लोबिन, जो कि आपके आरबीसी में मौजूद होता है। ठीक है जी। और ये हीमोग्लोबिन इसको जल्दी 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 ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है। दैट इज नोन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में वो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जनरली SCO3 बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर है? एक एक पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज द शॉर्ट वीडियो होगा, जो बेसिकली आपका 25 से 30 मिनट में सारा जो रेस्पिरेशन होगा हम कर जाएंगे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं NCERT में, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे और रेस्पिरेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।